अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। उसकी जो पहली एक्सरसाइज करने से पहले जो इंट्रोडक्शन पे वीडियो अपलोड किया एक बार फिर से जल्दी जल्दी वो रिपीट करूँगा। तो यूनिट का नाम था सिंपल इक्वेशंस। मैंने ऑलरेडी बताया था इक्वेशन क्या है। मैंने बताया इक्वेशन कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व होगी, statement which involves equality, statement which involves equality। वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व होगी उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल द सम ऑफ x and 10 is equal to 13। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, द सम ऑफ x एंड 10 इज इक्वल टू 15। जो सम है x और 10 का वो किसके बराबर है? 13 के बराबर है। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व है ना। द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये क्या है? ये एग्जाम्पल है एक इक्वेशन की। इक्वेशन वो स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व होगी। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ x एंड 10, जो x और 10 है उनका सम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? 13 के बराबर है। मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन। उसके बाद मैंने बताया था सोल्यूशन। एक इक्वेशन के सोल्यूशन होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन वो वैल्यू है जो हम इस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? x की जगह 1 प्लस 10 इक्वल टू 13, 1 प्लस 10 इज 11 इक्वल टू 13। लेकिन जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया x की जगह तो मुझे 11 इक्वल टू 13 मिला। मीन्स 1 सब्स्टिट्यूट करने की वजह से मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं बनता, क्योंकि 11 13 के बराबर नहीं है। 11 इज लेस देन 13। इसी तरीके से अगर मैं x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो क्या आएगा? 2 प्लस 10 इक्वल टू 13, 2 प्लस 10 इज 12 इक्वल टू 13। यहाँ पे भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है। जब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया x की जगह तो 12 इक्वल टू 13 मिल रहा है, ये भी गलत है। तो मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू है जो मैं इस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाए, मुझे स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। अगर मैं x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट अब करूं, क्या मिलेगा? 3 प्लस 10 इक्वल टू, x की जगह 3 प्लस 10 मैंने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 13, ऐसे लिख दिया। 3 प्लस 10 इज 13 इक्वल 13। तो यहाँ पे जब मैंने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, मीन्स स्टेटमेंट ट्रू बन रहा है। कब ट्रू बन रहा है? जब मैंने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया। इट मीन्स दैट 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x प्लस 10 इक्वल 13। तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू होता है जो हम वहाँ उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो स्टेटमेंट ट्रू बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें ट्रू मिल जाए। उसी वैल्यू को कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल मिला, तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या मिला? 11 इक्वल 13। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, मीन्स 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से जब 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 12 इक्वल टू 13 मिला, ये भी गलत है, 12 13 के बराबर नहीं है, मतलब 2 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। जब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया x की जगह तो मुझे 13 इक्वल 13 मिला, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू बन गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स दैट 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, इसी तरीके से अब जो एक्सरसाइज आने वाले हैं उसमें हमें यही सोल्यूशन फाइंड करने हैं। वहाँ पे मतलब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिख रहा है, क्वेश्चन यही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो वहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन हैं उनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमें सोल्यूशन उनका फाइंड करना, उन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो सोल्यूशन कैसे करते हैं फाइंड? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लीनियर, अगर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, अब लीनियर इक्वेशन आगे पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है।
वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ? दो तरीके से, एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड, मेथड और दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड, अब देखिए x + 10 = 13। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, जो यहाँ इस इक्वेशन में लेटर होगा, ये वेरिएबल होगा, उसको हम एक तरफ रखते हैं और जो बाकी टर्म्स हैं, जो ये बाकी नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट। वेरिएबल को एक तरफ, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ। ठीक, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है, x + 10, मुझे x को एक साइड अकेला रखना है, तो मुझे यहाँ से ये जो 10 है ये हटाना है, इसको खत्म करना है इस साइड। अब मैं क्या करूँ, ये यहाँ पे एडिशन में 10 है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट 10 करूँ बोथ साइड, ये 10 खत्म हो जाएगा। 10 को 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। x + 10, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट 10 करूँ, लेकिन अगर मैं एक तरफ इक्वेशन में एक तरफ कोई चेंज लाऊं, वही चेंज दूसरी तरफ भी लानी है, अदरवाइज इक्वेशन वो इक्वलिटी के बराबर, वो इक्वेशन उस टाइम वो इक्वल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 के बराबर है, अगर मैं एक साइड 2 ऐड करूं, दूसरी तरफ नहीं करूं 2 ऐड, ठीक, दूसरी तरफ ऐसे ही 5 लिखूं, ये क्या बन जाएगा, 5 + 2 = 7 = 5। ये तो गलत है, मैंने इस साइड 2 ऐड कर लिया, ये तभी इक्वल बन जाए जब यहाँ से भी 2 ऐड कर लेंगे, तब जाके हमें ये इक्वल मिल जाए। 5 + 2 दोनों का सम 7 के बराबर आएगा। ठीक, कहने का मतलब यही है, अगर किसी भी इक्वेशन में एक तरफ चेंज, कोई भी किसी भी टाइप की चेंज एक तरफ लाएंगे, दूसरी तरफ भी वही चेंज लानी है। अगर मैं यहाँ पे मुझे 10 एलिमिनेट करना है, क्योंकि एलिमिनेट क्यों करना है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कहा ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं, इस लेटर को एक साइड रखते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे 10 है, इसको मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन या तो मैं ये कह सकता हूँ इसको मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ये +10 है, अगर मैं यहाँ पे -10 करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, 10 - 10 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 इस साइड सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे इस साइड भी वही चेंज लानी है, मतलब मुझे इस साइड भी 10 सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या आएगा 13 - 10। इस साइड 10 सब्ट्रैक्ट किया, इस साइड भी 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तभी ये इक्वालिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अदरवाइज ये अनइक्वल रहेगा। ठीक, x + 10 को 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां से, सिर्फ x बच गया। इस साइड क्या मिलेगा 13 - 10 दैट इज इक्वल 3। अब हम ऐसे नहीं करते हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब हमें यहाँ पे 10 को खत्म करना है, हम ऐसे नहीं लिखते 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। अगर इसकी साइन पॉजिटिव होगी, इस साइड शिफ्ट करने की वजह से इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर शिफ्ट करेंगे वो नेगेटिव बन जाए, अगर कोई भी क्वांटिटी इस तरफ पॉजिटिव होगी, उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो वो उधर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, अगर नेगेटिव होगी तो शिफ्ट करने की वजह से वो पॉजिटिव में चेंज होगा। ठीक, अगर मल्टीप्लाई होगी कोई भी क्वांटिटी, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चेंज होगा। ठीक, अगर डिवाइड होगी तो वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या इक्वेशन है, x + 10 = 13। अब मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल को, इस लेटर को एक तरफ रखते हैं और बाकी जितने भी टर्म्स उनको दूसरी तरफ, मतलब x है यहाँ पे और 10 और 13 को मैं एक तरफ रखूँ। 13 ऑलरेडी इस तरफ इस साइड में है, लेकिन 10 को भी यहाँ भेजना है। अब इक्वल टू 13 मैंने ऐसे ही लिखा अपनी साइड, 10 को इस तरफ नहीं लिखा, अब मैंने इस इक्वलिटी के इस साइड लाया, राइट साइड में लाया, तो इसकी साइन यहाँ पे पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव बन जाए। ठीक, बन जाएगा। ठीक, x = 13 - 10, 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 तो 3 मिल जाएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, मीन्स 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए 3 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा, 3 + 10 दैट इज इक्वल 13, 3 + 10 इज 13 और राइट हैंड साइड भी 13 है, मतलब 3 इसका सोल्यूशन है।
ये मैं ट्रांसपोजिशन मेथड बता रहा था। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं हम, वेरिएबल को एक साइड, इस लेटर को एक तरफ रखते हैं और बाकी जितनी भी टर्म्स है, जितने भी नंबर्स, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इवाल्वेट करते हैं, हमें फिर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, इस लेटर की वैल्यू मिल जाती है। जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। दूसरा मेथड क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ज़्यादातर तो ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करते हैं, आगे जाके ज़्यादातर ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड सिलेबस में है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, यही इक्वेशन में लूँ x + 10 = 13। अब ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब, हमें बार बार ट्राई करना है। कभी हमें गलत सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमें फिर से ट्राई करना है, रिपीट कंटिन्यूसली ट्राई करनी, जब तक ना हमें एक करेक्ट आंसर मिल जाए तब तक हमें ट्राई करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू जो हम वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें उसकी वजह से स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। जैसे कि मैंने x सब्स्टिट्यूट किया पहले 1, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 + 10 = 13, दैट इज 10 + 1 11 = 13। तो ये गलत है, मतलब हमें यहाँ से पता चला ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हमने एक बार ट्राई की, मैंने ट्राई क्या किया, मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, मैंने ऐसी रैंडमली यहाँ पे 1 उठा दिया, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं मिल रहा, मीन्स 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें फिर से नेक्स्ट नंबर से ट्राई करना है, रिपीटेशन कंटिन्यूसली ट्राई करनी है, जब तक ना हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाए तब तक कंटिन्यूसली ट्राई करना है, ठीक। अब x की जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो क्या आएगा, 2 + 10 दैट इज इक्वल 13। 2 + 10 क्या है, 12 = 13। ये भी गलत है, 12 13 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 भी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स बन गया, ठीक। अब अगर फिर से ट्राई करनी है, इसी तरीके से पहली बार ट्राई किया 1 पे नहीं मिला आंसर, ठीक, फिर से ट्राई करना, 2 पे ट्राई किया, फिर से फॉल्स स्टेटमेंट आया, मतलब हमें सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। तो हमें तब तक ट्राई करनी है जब तक ना हमें स्टेटमेंट ट्रू बन जाए और हमें पता चले सोल्यूशन क्या है। इसके बाद मैं 3 पे ट्राई करूँ, x = 3, जब मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर लूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, 3x की जगह 3 + 10 = 13, ठीक। 3 + 10 = 13 = 13, और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है, लेकिन कब ट्रू मिल रहा है, जब मैंने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया। इट मीन्स दैट 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें यहाँ से भी सोल्यूशन मिल गया, x = 3, 3 इसका सोल्यूशन तो है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, बार बार ट्राई की, पहले 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें स्टेटमेंट फॉल्स मिल गया, तो मतलब हमें पता चल गया 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर से ट्राई की 2 पे जब ट्राई की उस बार भी फॉल्स स्टेटमेंट मिला, तो 2 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर जब 3 पे ट्राई की तो स्टेटमेंट ट्रू मिला, तो इसका मतलब 3 इसका सोल्यूशन है। तब तक कंटिन्यूसली ट्राई करनी है जब तक ना हमें स्टेटमेंट ट्रू बन जाए, और जब हमें ट्रू स्टेटमेंट मिले तो हमें पता चल गया कि सोल्यूशन क्या है। एक्स जब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो उस टाइम मुझे 13 = 13, दोनों साइड 13 आ गए, मीनस 3 की वजह से 3 मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में इस x की जगह, तो उस टाइम मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिला, इसका मतलब 3 इसका सोल्यूशन है। अब इससे आगे हमें ट्राई नहीं करनी, क्योंकि हमें पता चल गया सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इवाल्वेशन करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन आएगा, तो हमें वो इवाल्वेट करने के बाद हमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक। लेकिन उस मेथड को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट, इस लेटर को एक साइड रखते हैं और बाकी जितने भी नंबर्स उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड में हम बार बार ट्राई करते हैं, यहाँ से नंबर x की जगह उस वेरिएबल की जगह नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब तक ना हमें स्टेटमेंट ट्रू मिले तब तक हम कंटिन्यूसली नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। जैसे ही हमें जिस नंबर से हमें स्टेटमेंट ट्रू बन जाए वही नंबर इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। फिर उससे आगे नहीं करना, हमारी प्रोसेस वहीं पे खत्म होगी, क्योंकि हमें वहीं पे पता चल रहा है कि सोल्यूशन क्या है। जब सोल्यूशन मिल गया तो उससे आगे ट्राई नहीं करनी है। कभी कभार हमें पहले नंबर से ही सोल्यूशन मिल सकता है, तो उससे आगे नहीं करना फिर, ठीक। 2 मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड, एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक। अब एक्सरसाइज,
अब एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन क्लास 7th एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक, क्या है पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7th। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, द सम ऑफ 4 times x and 7 is 16। देखिए इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। ठीक, क्या है स्टेटमेंट, द सम ऑफ 4 times x and 7 is 16। जो सम है, किसका सम, 4 times x and 7 और 7 का, वो किसके बराबर है, इज 16, वो 16 के बराबर है। 4 times x मीन्स 4 into x, दैट्स 4x। 3 times x मीन्स 3 into x, दैट्स 3x। 7 times x मीन्स 7 into x, दैट्स 7x। अब सम हमें किस किस का सम, 4 times x मीन्स 4x एंड 7 और 7 4 times x और जो 7 है उनका सम क्या है, 16 है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4 times x 4x एंड 7 और जो 7 है, द सम ऑफ 4 times x, जो सम है किस किस का, 4 times x और 7 का, उनका सम इज 16, किसके बराबर है, 16 के बराबर। अब मैंने लिख दिया नहीं इक्वेशन के फॉर्म में, देखिए 4 times x plus 7 इक्वल टू 16। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पार्ट, बी पार्ट क्या है, 5 subtracted from 3 times a number x फाइव को सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसमें, 3 times ए नंबर, एक नंबर है, कौन सा नंबर, x, वो अननोन नंबर है लेकिन उसका नाम रखा x। 3 times x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को, गिव 7, तो हमें क्या मिल रहा है, 7। 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 times ए नंबर x। जब 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, कहाँ माइनस करते हैं, किस में से माइनस करते हैं, 3 times ए नंबर x, एक नंबर है x, उसका 3 times मीन्स 3x, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, गिव 7, वो क्या दे रहा है, हमें 7 दे रहा है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, 3 times ए नंबर x मीन्स 3x, एक नंबर है x, अननोन नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन उसका नाम रखा x। ठीक, उसका जो 3 times है, 3 times x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, 5 को, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम किसमें से, 3 times ए नंबर x, एक नंबर है x, उसका जो 3 times मीन्स 3x, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, गिव्स 7, वो क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। तो इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिखा, बिल्कुल सिंपल है। और भी पार्ट्स हैं इसमें, मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी पार्ट्स खुद ट्राई करना, जो पार्ट नहीं आएगा बता देना, कौन सा नहीं आ रहा तो दिखाएंगे वो भी। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास गिवन इक्वेशन है और उसमें जो लेटर है, वेरिएबल है, उसका वैल्यू भी गिवन है, हमें चेक करना है क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, हमें गिवन वैल्यू ब्रैकेट में दिया गया है, एक वैल्यू है p इक्वल टू 5, हमें ये चेक करना है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्या ये इस जो इक्वेशन गिवन है, जो हमें दी गई इक्वेशन है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला पार्ट क्या है, p प्लस 6 इक्वल टू 11, तो ब्रैकेट में क्या गिवन नंबर है, p इक्वल टू 5, हमें चेक करना है, इक्वेशन भी गिवन है और हमें इस लेटर का वैल्यू भी गिवन है, 5 के बराबर रखा है इसने,
हमें चेक करना क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमें कब ये इसका सोल्यूशन कब होगा, जब मैं इस p की जगह यही 5 सब्स्टिट्यूट करूं और उसकी वजह से मुझे स्टेटमेंट ट्रू मिल जाए। सोल्यूशन तो बताया ना, सोल्यूशन क्या है, इसका वो वैल्यू जो हम इसकी जगह, वो वैल्यू जो हम इस वेरिएबल की जगह इस p की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी वजह से हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाए, उसको कहते हैं सोल्यूशन। अगर मैं 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूं और फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, तब जाके मैं कह सकता हूं कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद नहीं मिला, मतलब 5 इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, या तो मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से भी कर सकता हूँ, इस टर्म को सब्स्टिट्यूट इधर करूँ जो लास्ट में इस p का वैल्यू आएगा, अगर वो 5 ही आया तो हम कह सकते हैं ये इसका सोल्यूशन है। अगर 5 नहीं, अगर 5 आया तो इसका हम कह सकते हैं कि सॉरी, अगर 5 आया तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है। अगर वो 5 के बराबर नहीं आया, मतलब हम कह सकते हैं कि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, जब 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट p इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है मैंने क्या कहा, पुट p इक्वल 5, जो गिवन वैल्यू है p इक्वल 5, मैं कह रहा हूं कि हम ये पुट करेंगे, पुट कीजिए ये कहाँ, गिवन इक्वेशन में। जो गिवन इक्वेशन है, जो दी गई इक्वेशन है ना, p + 6 = 11, मैं कह रहा हूं कि हम ये पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करिए। ठीक, तो पुट जब करेंगे p इक्वल 5 क्या आएगा, p की जगह 5 + 6 ऐसे इक्वल टू 11, 5 + 6 = 11 इक्वल टू 11, तो स्टेटमेंट ट्रू बन गया। 11 दोनों साइड हमें इक्वल आ गए, मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। अगर 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 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना मिलता, तब जाके हम बोल सकते कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यस, हम कह सकते कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उनका वैल्यू सेम आ गए, वो इक्वल आ गए, इट मीन्स दैट, तो हम कह सकते हैं यस, p इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है 5 उसका सोल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि जब मैंने उस लेटर की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिला। अब दूसरी तरीके से मैं क्या कह रहा था, दूसरी तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या थी, p + 6 = 11, तो गिवन वैल्यू क्या था, p = 5। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से कैसे करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, 11 ऐसी, अब ये 6 था वेरिएबल की तरफ, अब मैं इस तरह इसको इस साइड शिफ्ट करूं, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इक्वलिटी, मतलब ये राइट हैंड साइड जब इसको शिफ्ट करूंगा इसकी साइन चेंज होगी, ये नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो 11 - 6 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो मतलब ट्रू है, ये तो गिवन है p = 5, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं यस, p = 5 इज द सोल्यूशन ऑफ, p = 5 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।